मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भाग गई थी। बाप दादा का नाम खराब किया है। अफजल गुरु की फांसी इस देश के तमाम बड़े नेता रुकवाना चाहते थे। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। बेहुदा ना रहे कि तेरे कातिल जिंदा है, मतलब नेचुरली वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में थोड़ा बता दे चलते। एक बार तो इसने जेल सुप्रीम को इतनी धमकी दे दी, उसको जेल सुप्रीम को इसने कहा कि बता तेरी लाश जो है किसको देनी है। कैसा उसका माइंडसेट रहा है लॉरेंस बिश्नोई का? चार्ल्स शोबराज, मतलब कैसे कभी आप जब बातचीत की तो बिकनी और लेडी किलर कैसे हो गया ये? बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, वो बड़े बड़े वकील होते थे, प्रोफेसर होते थे, डॉक्टर होते थे, जो कि इसको मिलने आते थे वहाँ पे जेल पे। रिलेशन भी बनते हैं जेल में। लव बाइट क्या कहते हैं, यहाँ तिहाड़ में ही बनी थी जैकलिन फर्नांडिस की। जेल में 24 घंटे को 2 दिन में जोड़ते हैं। आप लोग तो आखिरी इच्छा नहीं पूछते, लेकिन मैं जेलर साहब से आखिरी इच्छा पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू में क्या कुछ है सुन ले इसके साथ। मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है। जब देश आजाद हुआ तो फिर अंग्रेजों के जमाने के बाद वाले जेलरों ने देश को कैसे संभाला, जेल को कैसे संभाला, वो सब आज आप तक हम पहुंचाएंगे। क्योंकि इस वक्त मेरे साथ तिहाड़ जेल के कर्ता धर्ता रहे 1981 से 2016 तक सुनील गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर न्यूज़ पर आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही, आपको सबने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, मैं कहता हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने के बाद वाले जेलर। देखो, अंग्रेजों के टाइम के जो जेलर होते थे वो बड़े क्रूअल होते थे। क्रूअल इसलिए होते थे कि वो जितने हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको बड़े टॉर्चर देते थे, बहुत टॉर्चर करते थे। और इवन आपको हैरानी होगी, उन दिनों में इवन आप गांधी टोपी जो है पहन के आप जेल में नहीं जा सकते थे। अगर आपने गांधी टोपी पहनी है तो आपको खूब मार पड़ती थी, आपको प्रिजन पनिशमेंट वगैरह मिल सकती थी। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारा पंजाब जेल मैनुअल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो पंजाब जेल मैनुअल जो है एप्लीकेबल था इस पे तिहाड़ पे। तो उसमें ये बातें लिखी हुई थी कि आप गांधी टोपी नहीं पहन सकते जेल में, आप ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते, कोई नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार ने कोई भी उसमें अमेंडमेंट नहीं किया था, जो कि इनको ज़रूरी जो है अमेंडमेंट करने चाहिए थे, वो इन्होंने नहीं किए थे। इसलिए वो सारे के सारे प्रोविज़न जो है अंग्रेज़ों के टाइम के इसमें चलते जा रहे थे। फिर जाके हमने 1988 में दिल्ली का अपना जेल मैनुअल बनाया और उसमें जो गांधी टोपी वगैरह या जो और चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को उससे निकाला गया। सर, देश संविधान से चलता है, कानून सबके लिए बराबर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन केस दर केस अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता नहीं है कि सब कानून सबके लिए बराबर है। गरीबों के लिए न्याय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस देश में, लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। ये इस चीज़ पे तो मैं बहुत बोलता रहता हूँ, काफ़ी टॉक शो में जाता हूँ तो उसमें बताता हूँ। आप देखें, जेलों में करीब करीब 85% जो जेल की पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे जो है वहाँ से आती है। मतलब जिनकी की महीने की आमदनी जो है 8,000 रुपये से कम है, वहाँ से आती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि खाली गरीबी क्राइम करता है और लोग क्राइम नहीं करते। तो खाली गरीबी जेल में क्यों रहे? तो गरीब जेल में इसलिए रहता है कि पुलिस ने पकड़ लिया, उनके पास या तो सिस्टम को ब्राइब करने के लिए नहीं था कुछ भी, क्योंकि गरीब थे वो, और कोई वकील नहीं है उनके पास, अच्छा वकील नहीं है उनके केस को करने के लिए। इसलिए आप देखें 85% तक जेलें जो हैं वो भरी हुई हैं लो इनकम स्टेटा के लोग जो हैं उनसे भरी हुई हैं। तो पक्की बात है ये तो कि जो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते क्राइम खाली गरीब करता है। कुछ गरीब करते होंगे, पर ये नहीं कि 85% तक आपके गरीब कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप किसी ठीक आदमी को पकड़ते हैं, पैसे वाले को पकड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो या तो रिश्वत वगैरह दे के वो केस बनने नहीं देता अपने ऊपर, या फिर वो अच्छा वकील कर लेता है। अगर जेल में आता भी है तो अच्छा वकील कर लेता है, एकदम उसकी जमानत हो जाती है।
ये गरीब आदमी अपनी जमानत नहीं करवा पाते, इसलिए पड़े रहते हैं। मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट की थी। तो 2003 या 4 के आसपास जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस वीएस आनंद थे, जस्टिस एएस आनंद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि गरीब लोग जेलों में पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? कि उनके पास कोई वकील नहीं होता, और या कई बार जो है वो उनकी जमानत देने वाला कोई नहीं होता। तो इनके लिए आप स्पेशल कोर्ट जेल के अंदर बनाओ। तो हमने फिर स्पेशल कोर्ट जेल के अंदर बनाई। तो उसमें एक जज हर महीने के महीने, पहले तो हम 15 दिन में लगाते थे, फिर एक जज आता था जुडिशरी से, उधर से एक प्रोसिक्यूटर आते थे, और साथ में लीगल एड के एडवोकेट होते थे। तो जो भी प्रिजनर जो है, जो 3 साल तक के ऑफेंस में जेल में होते थे, जो अपना ऑफेंस जो है कन्फेस करना चाहते थे, तो उनको हम उन कोर्ट के आगे खड़ा करते थे, और कोर्ट के आगे खड़ा करते थे, और जज को अगर सेटिस्फाई होते थे वो उनकी कन्फेशन से, तो जनरली उनको ऑलरेडी कटी हुई सजा के ऊपर छोड़ देते थे। तो ऐसे करीब करीब आपको हैरान होगी कि 8-8.5 हज़ार हमने कैदी जो है जेल से छुड़वाए। बिग नंबर 8-8.5 हज़ार। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया कि गरीब जेल में पड़े रह जाते हैं। अब देखें, सरकारी नौकरी तो चाहिए नहीं होती, कोई रिक्शा पुलर है उसको पकड़ लिया, या कोई लेबरर है उसको पकड़ लिया, उसको कोई सरकारी नौकरी तो करनी नहीं है। उनको ये होता है कि घर जाएंगे, कम से कम जो उनके घर का एक कमाने वाला सोर्स था वो वापस चला जाएगा। तो वो अगर उन्होंने क्राइम किया होता था तो अपनी कॉन्शियस के हिसाब से वो क्राइम को अपना एडमिट करते थे और बाहर चले जाते थे। तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ा काम हुआ है जो इतने ज़्यादा लोग जो है छूटे हैं। जो आपने ये पूरा बताया, इससे अगर समझें तो जेल में पैसों का ही खेल है, कहना गलत नहीं होगा? नहीं, आप देखें ना कि जब पैसे वाले तो बहुत कम हैं जो जेल में आते हैं। जब 85% मैं बता रहा हूँ आपको गरीब आते हैं, 15% बाकी रह गए। 15% आप लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप या पैसे वाले उनमें उसमें कर सकते हैं। तो जनरली आप जेल में देखेंगे, जेल में जब आप घुसेंगे आपको लगेगा जैसे बहुत बड़ी आप सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी या इसमें जैसे घुस गए, ऐसा आपको लगेगा। जो नेता लोग आते हैं वो भी आम कैदी की तरह रहते हैं? नहीं, देखें, कोई भी आदमी जो होता है, कोई भी आम आदमी की तरह तो कोई रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वो कुछ अलग से रहे, अलग से कपड़े पहने, अलग से खाए। तो कभी भी नहीं, आम आदमी तो कोई बनना नहीं चाहता ना, खाली दिखावे के लिए कोई बनना चाहे तो बात दूसरी है। पर वैसे अल्टीमेटली जो भी जेल में आता है, और अगर कोई पैसे वाला या कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा आता है तो उसका यही होता है कि उसको अलग से रखें, अलग से लो, घर से खाना आए, उसके जब भी मिलने वाले हैं तो उनको मिलने दे, इस तरीके की जिसको आप वीआईपी सुविधाएं कहते हैं। तो इसके लिए क्या प्राइस तय होता है, कितना? ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑफिसर है उसकी क्या क्षमता है, क्या उसका स्टेटस है। अपने उसके स्टेटस के हिसाब से इनका तय होता है। आप पे कभी ऐसी खबर आई हो या आपको कभी ऑफर हुआ हो, गुप्ता जी इतने करोड़, अपना ही आदमी है, ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा हुआ? ऑफर तो बहुत आते हैं। ये तो आपका अपना करैक्टर होता है कि आप अपने करैक्टर को कब तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं या कितना कंप्रोमाइज करते हैं, आपका करैक्टर होता है। तो कभी किसी नेता का फोन आया, गुप्ता जी जेल आऊंगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा? नहीं, नेताजी का जैसे मैं बताया ना आपको, 35 साल नौकरी किया, तो आप ये सोचे कि ऐसे फ़ोन नहीं आए होंगे, तो ये तो सोचना बेकार की बात है। ऐसे फ़ोन आए, पर इसमें आपका जो करैक्टर होता है, जो आपके संस्कार होते हैं वो प्ले करते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो जब ऐसे फ़ोन आते हैं दब जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। पर मेरे संस्कार एक ऐसे थे कि मैं ऐसे लालच में कभी भी नहीं आया। लेकिन फ़ोन कैसे आ जाता है कैदियों के पास? देखिए, कैदियों के पास वैसे तो जेल के अंदर पीसीओ लगे हुए हैं आजकल। पीसीओ लगे हुए हैं। पीसीओ में आप हर एक कैदी रोज़ अपने घर में 5 मिनट के लिए बात कर सकता है। पर अभी हमारी जो बात हो रही है ना कि जो वीआईपी जो कैदी होते हैं
वो चाहते हैं कि उनका अलग से मोबाइल फ़ोन हो, तो वो कोशिश करते हैं कि मोबाइल फ़ोन उनको किसी तरीके से भी पहुँचे, चाहे कोई और आदमी उसको कैरी करके अंदर जाए, प्राइवेट पार्ट्स में छुप के अंदर जाए, या कि बाहर से थ्रोइंग है उससे अंदर जाए। उनकी कोशिश यही होती है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन रहना चाहिए, और जब उसके पास मोबाइल फ़ोन पहुंच गया, किसी से पैसे एक्सटॉर्ट कर सकते हैं, किसी से भी कोई मैसेज भेज सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल मैसेज भेज सकते हैं। तो आप देखते ही रहते हैं, रोज़ ये आता रहता है कि मोबाइल फ़ोन का किस तरीके से मिसयूज हो जाए। जो वीआईपी प्रिजनर जिनको आपने अभी बात की है, इनकी यही डिमांड होती है कि इनके पास मोबाइल हो। आप देखें कि आप यूपी में, बिहार में प्रिजनर्स के बारे में पढ़ते रहते होंगे कि अतीक अहमद तो अपने हिसाब से नैनी जेल चलाता था। कि जैसे आप कह रहे हो जेल चलाता था, या जेल में अपना दरबार लगाते हैं, या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ऐसी एक केस था हमारे पास पप्पू यादव का। अच्छा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम कोर्ट में अखबार में खबरें आ रही थी कि वो जेल में जो है अपना अपना दरबार लगाते हैं, और सब सुविधाएं उनको दी हुई हैं, और स्टाफ भी उनसे डरता है या दबता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको, ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ 2005 या 6 की होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आप जो है तिहाड़ में रखो, क्योंकि तिहाड़ जेल में हमें पता है कोई इतना ज़्यादा सुविधाओं का मिसयूज नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको यहाँ भेजा था, और साथ में ये कहा था, जो आईजी प्रिजन है उनको ये कहा था कि ज़रा सा भी आपने इनको कानून से बाहर निकल के सुविधाएं दी तो आपके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, शहाबुद्दीन भी तिहाड़ में था? शहाबुद्दीन भी तिहाड़ में रहे थे। तो वो भी वीआईपी कल्चर में रहता था? नहीं, वो जब जेल में आ जाते हैं, फिर जेल में तो तिहाड़ में इतना तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वो वाली चीज़ नहीं होगी जो यूपी या बिहार की जेलों में होती है। अब आप लंबे वक्त तक तिहाड़ के इंचार्ज रहे, जेलर रहे, तो तमाम किस्से कहानियाँ इन सालों में रहा है। तो मैं कुछ एक एक टॉपिक पे बात करूँगा, उस पर आप जो भी किस्से कहानियाँ जो भी रहा हो, मैं जेएनयू मामले से शुरुआत करूँगा। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी भाग गई थी। नहीं, मुझे ये नहीं पता कि वो भागी थी कि नहीं भागी थी। बाकी जेएनयू का एस्केप हुआ था, और जो एस्केप हुआ था उसमें जेएनयू में आपको पता है ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों की है, बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें जो भागे थे ज़्यादातर ने अपने नाम गलत लिखवाए थे। किसी ने हेमा मालिनी, माला सिन्हा, धर्मेंद्र वगैरह ऐसे नाम लिखवाए हुए थे। तो बाद में जब हम वहाँ गए जेएनयू के हॉस्टल में गए, वहाँ पता लगा ये सारे नाम जो है गलत है। तो उस टाइम पे जो है नाम और बाप के, फादर के नाम या जो एड्रेस वगैरह के बारे में इतनी तहकीकात नहीं होती थी। आज की डेट में पुलिस जब भेजती है तो तहकीकात करती है, आधार कार्ड भी कई बार देख लेती है, सब कुछ होता है। कोर्ट में भी आपको आधार कार्ड जो है वो दिखाना पड़ सकता है, और अगर आपने कोई एड्रेस वगैरह गलत वो दिया हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो उस टाइम पे ये वाली बात नहीं होती थी, तो इसीलिए लोगों ने अपने फिल्मी नाम वगैरह रख के जेल में आ गए थे। और फिर जब भाग गए तो हमें पता लगा कि ये वाले तो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब सारे लोग वहाँ पे वीआईपी थे, उनके बच्चे थे, तो उसमें फिर वो केस भी जो जेल तोड़ के भागने का था, तो उनके ऊपर वो केस भी नहीं चल पाया था, उसको विड्रॉ कर लिया था। लेकिन ये कहाँ से आया कई जगह नाम कि मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी तब हुआ करती थी वहाँ पर, उसमें भागी होंगी? ये कहीं मैंने कई जगह पर पढ़ा ये बातें, पर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मुझे नॉलेज नहीं है इसकी। अच्छा, जो 200 से 250 बच्चे भागे, कोई उसमें से नहीं पकड़ा गया? नहीं, जब नाम ही गलत लिखे थे तो कहाँ से पकड़े जाते हैं? नाम ही जब गलत लिखे हुए थे, मैंने आपको बताया ना, वो केस लेटर ऑन जो है विड्रॉ कर लिया था। अच्छा, अन्ना हजारे जब आए आंदोलन के वक्त में, तब मैंने सुना कि वो धरना जेल में ही देने लगे थे। हाँ, केजरीवाल भी आए थे साथ। हाँ, जेल में धरना नहीं दिया था उन्होंने। हमारे प्रिजन हेडक्वार्टर है, तो सरकार ने पहले तो जब इनको अरेस्ट करके इनको जेल में डाला, पर उसके बाद वो केस विड्रॉ कर लिया था। तो शाम को ही जो है केस विड्रॉ कर लिया। तो जब इनको जेल से निकाला तो सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो इनको जो है लेके हेडक्वार्टर में आ गए। हम हेडक्वार्टर में बैठे थे,
तो हेडक्वार्टर पे आ गए और उन दिनों में तो काफ़ी सीन ऐसे थे कि बहुत पब्लिक थी जिन्होंने पूरी जेल को चारों तरफ से जो घेरा हुआ था। सारी सड़कें जो है जाम थी, लोग सड़कों पे उतरे हुए थे। तो उनको जब वहाँ से जेल नंबर 4 में इनको रखा हुआ था, तो वहाँ से जब इनको छोड़ा तो सुप्रिटेंडेंट जेल ने छोड़ के ना वो सीधा उनको हेडक्वार्टर लेके आ गए कि शायद कोई सरकार की इंस्ट्रक्शंस हो। तो हेडक्वार्टर आए तो जेल से तो निकाल ही दिया था। तो मैं प्रेस ऑफिसर था, तो मैंने पब्लिक को बताया कि ऐसे टीवी पे इंटरव्यू दिया कि उनको जो है जेल से छोड़ दिया गया। तो अन्ना हजारे तब बैठे टीवी देख रहे थे, वहीं डीआईजी के कमरे में बैठे थे टीवी देख रहे। तो इन्होंने देखा कि सुनील गुप्ता अभी तो हमारे साथ खड़ा था, अभी ये टीवी पे कैसे आ गए। तो उन्होंने फिर कहा कि आपने कैसे बता दिया। मुझे कहने लगे कि मैं छोड़ दिया, मेरे को तो छोड़ा, मुझे पता है जब जेल से छोड़ते हैं तो अंगूठा लगवाते हैं, उंगलियों के निशान होते हैं, मेरा तो किसी निशान कोई लिया नहीं। तो मैंने कहा ये तो जेल सुप्रिंट जाने या आप जानो, बाकी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है आपको छोड़ दिया गया। फिर कहने कि मैं तो बाहर जाऊंगा नहीं। अच्छा, जेल में वो जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो धारी वाला कपड़ा, और उसी तरीके से जेल में भी होता है असली में? कटोरे उसी तरीके से होते हैं खाने वाले? देखिए जेल जो है ना स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ। स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर एक स्टेट के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। हमारे यहाँ पहले होता था धारी वाला कपड़ा होता था, पर फिर हमने इसको चेंज करके जेल मैनुअल में चेंज करके इसको सीधा सफ़ेद कुर्ते पजामा जो हम लोग पहनते हैं खादी के, उस तरीके के कुर्ते पजामा जो है बनाने शुरू कर दिए थे। और पहले कैदियों का नंबर भी होता था, और जगह कई स्टेटों में नंबर है भी, पर हमारे यहाँ नंबर नहीं होते। कैदी नंबर 786, कैदी नंबर 302। हमारे यहाँ ये नहीं होते, नंबर नहीं होते, क्योंकि डेरोगेटरी होता है। तो फिर ये पॉइंट आउट कैसे करते हैं? वो नाम से जैसे किसी का नाम है रमेश है, तो रमेश, हमारे यहाँ जो प्रिजनर्स के रखने का सिस्टम होता है, जो वार्ड्स होते हैं जिनमें प्रिजनर्स को रखते हैं, तो नेम अल्फ़ाबेट से रखते हैं। जैसे किसी का नाम रमेश है तो आर अल्फ़ाबेट के जहाँ पे लोगों को रखा है वहाँ रखेंगे। और इनफैक्ट होता क्या है कि जैसे रमेश नाम बड़ा कॉमन है, तो रमेश नाम के सपोज 100 आदमी है, तो फिर फादर नेम जो है प्रोमिनेंस में, सपोज रमेश, बाप का नाम कन्हैया लाल है, हम कहेंगे रमेश सन ऑफ कन्हैया लाल। जब छोड़ते हैं तो या मुलाकात आती है तो उनको रमेश कन्हैया लाल को कहते हैं। कई बार क्या होता है कि रमेश कन्हैया लाल के भी दो तीन हो जाएंगे, फिर उसके दादा का नाम। तो उसको सोच के मुझे ये लगता है कि कई बार लोग कहते हैं तू जेल में गया है, तूने बाप दादा का नाम खराब किया है, तो मुझे लगता है वो ठीक कहते हैं कि बाप दादा का नाम खराब किया है, क्योंकि उसके बाप के नाम से। अब यहाँ पे जैसे रमेश को बुलाना है, अगर आप कहोगे रमेश तो सारे के सारे वो खड़े हो जाएंगे रमेश, तो आप सीधा कहो कन्हैया लाल के जल्दी आ, मतलब आप रमेश नाम से नहीं बुला रहे, कन्हैया लाल के नाम से बुला रहे हो। तो अगर कन्हैया लाल के भी ज़्यादा है तो फिर उसके दादा के नाम से जो है आप उसको बुलाओगे। अब एक और केस जो हुआ, जसिका लाल मर्डर केस, ये दिल्ली में हुआ। मनु शर्मा तिहाड़ आया, उसका बर्ताव कैसे था? क्योंकि जब 2020 में उसको छोड़ा गया तो बताया गया बहुत शांत और शालीन रहा, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। तो देखें क्या होता है कि उम्र कैद का मतलब ये होता है टाइप सेंटेंस टिल लास्ट ब्रेथ। लास्ट ब्रेथ मतलब जब तक आपकी सांस चल रही है आप जेल में रहोगे, ये उम्र कैद का मतलब होता है। और इनको उम्र कैद हुई थी, जो नाम आपने लिया जसिका मनु शर्मा, इसको भी डीपी यादव का लड़का था, उसको भी ये उम्र कैद हुई थी। तो जब आपको लाइफ सेंटेंस होगी तो आपको आखिरी सांस तक जेल में रहना होता है। पर आखिरी सांस तक अगर आप जेल में किसी को रखोगे, फिर रिफॉर्मेशन तो आप कुछ कर ही नहीं रहे ना, फिर आपने क्या, क्योंकि जेल का जो काम होता है सबसे पहला तो होता है सेफ एंड सिक्योर कस्टडी ऑफ प्रिजनर। दूसरा होता है कि आपने रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर इनटू द सोसाइटी, मतलब आपने पूरा उसको सुधार के फिर उसको जो है आपने भेजना है घर पे। तो अगर आपने उसको जेल में छोड़ना ही नहीं है, फिर तो आप जेल चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कैदी होते हैं वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले होते हैं, जिन्होंने मर्डर किया होता है, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। तो वो तो जेल में एक बगावत पैदा हो जाएगी, जेल का सुधार का जो आपका काम है वो आप कर ही नहीं पाओगे।
इसलिए रूल्स में एक प्रोविजन रखा हुआ है जिसको कहते हैं प्री मैच्योर रिलीज। प्री मतलब समय पूर्वक रिहाई। समय पूर्वक रिहाई, समय पे रिहाई तो होगी उसकी जब जान निकलेगी तब तक। समय पूर्वक रिहाई में होता है कि आप 14 साल जैसी वो जेल में काट लेता है, 14 साल के बाद आप उसको जो है समय पूर्वक रिहाई के लिए कंसिडर कर सकते हो। और अगर उसका जेल में कंडक्ट अच्छा होता है, पुलिस की रिपोर्ट ठीक आती है कि बाहर जाके कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, प्रोबेशन रिपोर्ट ठीक आती है जिसमें कि ये होता है कि बाहर जाके सेटल हो सकता है, कोई काम धंधा करके सेटल हो सकता है। अगर सारी रिपोर्टेड जेल की कंडक्ट ठीक है, प्रोबेशन रिपोर्ट ठीक है, पुलिस की रिपोर्ट ठीक है और रिहेबिलिटेशन के चांसेस, तब एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड होता है जो उसमें डिसाइड करता है कि इनको समय पूर्वक रिहाई देनी है या नहीं देनी। अगर वो रिकमेंड कर देते हैं कि इनको समय पूर्वक रिहाई दे दो, तो वो फिर गवर्नर साहब के पास जाता है और गवर्नर साहब उसमें जो है अपना मोहर जब लगा देते हैं तो उनको फिर छोड़ देते हैं। यही हुआ, 17 साल की सजा मनु शर्मा ने काट ली थी। अच्छा व्यवहार बताया गया और जेल का टर्नओवर बढ़ाने में मदद की, मतलब हाँ, काम के जरिए उसका मनु शर्मा का कैदियों को रोजगार भी दिलवाने में मदद बिल्कुल की। मनु शर्मा। लेकिन फिर जब मैं पढ़ रहा था तो पता लगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे रहे, वो तो शुरुआत से ही पता था। तो उसका दबाव शुरू से कभी नहीं रहा। नहीं, इसमें देखो क्या होता है, ये एक हर एक आदमी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। अब जैसे मनु शर्मा थे, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि इनका टर्नओवर जेल की उसमें बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान था, क्योंकि बिजनेस फैमिली से थे। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जेल जो चलती है ना, वो प्रिजनर्स के कंट्रीब्यूशन से चलती है। अगर प्रिजनर्स हमारा साथ ना दें जेल चलाने में, तो हमारे को जेल चलानी बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाए। और ख़ासकर जो कैदी होते हैं, ये लोग साथ देते हैं, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमारा साथ देते हैं। जैसे किसी प्रिजनर को बंद करना है तो उसकी कौन सी ताले में कौन सी चाबी लगेगी, या प्रिजनर्स की कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है तो प्रिजनर ही बनाते हैं। बड़ी पॉपुलर होती हैं जो प्रिजनर्स एप्लीकेशन है, प्रिजनर्स की बनाते हैं। मुलाकात करना है, खाना बनाना है, खाना सारे कैदी बनाते हैं। तो ये सारा जो हमारी मैनेजमेंट है कैदियों के सहारे ही चलती है। हम दोनों का आपस में एक दूसरे के हमारे सुपरविजन में होते हैं और काम कैदी ही करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कैदी की क्या लियाकत है, और उस लियाकत का पूरा भरपूर इस्तेमाल करना ही रिफॉर्म कहा जाता है। तो जो आप जिनका नाम ले रहे थे, तो इनका जब जेल में थे तो इनको हमने जेल फैक्ट्री में लगाया। जेल फैक्ट्री में इन्होंने काफ़ी अच्छे आइडिया दिए। इन्होंने कहा कि आप जेल के जो प्रोडक्ट हैं उसको कैसे पॉपुलर करो, कैसे आप हर एक कोर्ट कम्प्लेक्स में इनके जो है वो खोलो, सेंटर खोलो, आउटलेट खोलो जेल के। तो ये सब चीज़ों का इतना अच्छा योगदान रहा कि हमारा जो जेल का टर्नओवर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब एक इस वक्त हाई प्रोफाइल वीआईपी गेस्ट जो तिहाड़ में, मैं तो गेस्ट ही कहूँगा, सुकेश चंद्रशेखर। परफेक्ट टाइमिंग है लेटर आने की। जब जरूरत पड़ती है किसी जरूरतमंद पार्टी को तो लेटर सामने आ जाता है। देखिए क्या है कि सुकेश चंद्रशेखर से मैं तो इतना ज़्यादा मैंने डील नहीं किया, हैंडल नहीं किया, पर जैसे अखबारों में रिपोर्ट आ रही है, अखबारों से पता लग रहा है, उसमें साफ पता लग रहा है कि ये जो है अनड्यू फैसिलिटी जो है जेल के अंदर ले रहे हैं। अनड्यू फैसिलिटी का मतलब कि जैसे फैसिलिटी होती हैं कि आपको अलग सेल मिली हुई है, आपको खाना बाहर से आ रहा है, आपको जब भी कोई मिलने वाला आ रहा है आप उसको मिलवा रहे हैं। तो लव बाइट क्या कहते हैं, यहाँ तिहाड़ में ही बनी थी जैकलिन फर्नांडिस के, या कहीं बनी? नहीं, जैसे अखबार की जो आपकी वो आ रही हैं, अखबार में जो खबरें आ रही हैं उससे तो लग रहा है कि जैकलिन फर्नांडिस वगैरह भी जेल में उनको मिलने आई थी, और कोई हीरोइनें भी आई थी। जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, निकी तंबोली और एक हीरोइन और। हाँ, तो ये तो दो ने तो सीन रिक्रिएट भी करवाया गया था। तो ये तो जैसे अखबारों से ही पता लगता है। फिर क्या है कि बहुत सारे लोगों को उसमें चार्जशीट भी दी हुई है। कई सारे स्टाफ के मेंबर जो जेल के अंदर भी हैं, सुप्रीम जेल जो थे, डिप्टी सुप्रीम थे, वो जेल के अंदर भी हैं। इसका मतलब जो उसको अनड्यू फैसिलिटी दी हुई थी उसमें सच्चाई है ना। तो ये सब वायलेशन होता है, जो कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि जब भी मैंने देखा कि कोई पैसे वाला आदमी, कोई दादा टाइप बंदा या कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन जब ये जेल में आए तो हमारे जेल के रूल्स वगैरह ट्वीक हो जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, या उनका जो उनको रूल्स को जो है वायलेशन हो जाता है।
तो इन चीज़ों से पता लगता है ये कि जो इन्फ्लुएंशियल वही लोग एक वक्त जेल में वो लोग आए जो देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज वो लोग आ रहे हैं जो रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। हाँ देखिए फ़र्क है, कितना फ़र्क आ गया आज की डेट में। पर फिर भी मैंने आपको बताया है कि सारे जेल में नहीं आते। हमारे प्रिजनर कई बार जो है उनका जो जेल की हमारी भजन मंडली बनी हुई है जिसमें प्रिजनर गाते हैं, उनका बड़ा सुंदर एक वो है, वो कहते हैं कि हम मुजरिम नहीं है, मुजरिम तो जमाना है। असली वो कहते हैं असली मुजरिम तो जो हैं वो तो जेल में आते ही नहीं है। उनका गाना है ये कि मुजरिम ना कहना मुझे दोस्तों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब जग सियाना है। मतलब हम तो गरीब आदमी, हम इसलिए पकड़े गए हैं, असली मुजरिम तो बाहर बैठे हुए हैं। तो गरीब, अगर आप ये मानते हैं कि गरीबी क्राइम करता है, कोई और क्राइम नहीं करता, वो तो बात आपकी सोच अलग है। इस बात से मुझे वो याद आ गया, मिर्जापुर एक वेब सीरीज है, उसमें पंकज त्रिपाठी जो अपने बेटे को ले गए, जो रोल किया था उसने, तो ये हुआ कि मर्डर उसने किया है तो फंसाया किसको जाए। तब उसने कहा, पंकज त्रिपाठी के बेटे ने जो रोल किया, कि मैं ले लेता हूँ, तो नौकर किस लिए है, उसकी हत्या की जाती है फिर। तो वहां पर पंकज त्रिपाठी बोलते हैं कि राजा राजा ही होगा, प्यादे को बलि देनी पड़ेगी। प्यादे को मैंने बल्कि खुद मैंने कई केस सुने हैं। जैसे एक थिएटर था, उसके मालिक थे, तो उनसे कार चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया नीचे आके। तो उन्होंने अपने एक प्यादे को कहा कि तू पुलिस के आगे कह दे कि एक्सीडेंट मैं कर रहा था, एक्सीडेंट मैंने किया। तो उसने जाके कोर्ट को कह दिया कि मैंने एक्सीडेंट किया। अब पुलिस को, मतलब ये तो पुलिस की मिली भगत के साथ हो गया ना, तो उसने कोर्ट के आगे एडमिट कर लिया कि मैंने जो है एक्सीडेंट मेरे से हुआ है। उसका नतीजा हुआ वो 3-4 साल जेल में रहे, है ना। उनकी फैमिली को, वो बात दूसरी है कि उनकी फैमिली को जो है वो पिक्चर हॉल के जो मालिक थे वो उनकी फैमिली को पैसे वगैरह देते रहे। अच्छा, इतना फ्लेक्सिबल क्यों है? सलमान खान वाले केस में आप देख लीजिए, हिट एंड रन वाले मामले में 10,000 रुपये जुर्माना लगा, ठीक है वो कोर्ट का मैटर है, वो आप तक का लोग का नहीं पहुंचा, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल क्यों है इन लोगों के लिए चीज़ें? होता ही है कि जब आपने कोई बहुत बड़ा वकील कर लिया ना, तो बड़ा वकील, उनके जो आर्गूमेंट होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी न किसी केस में कुछ बोला होता है। अगर आप मेहनत करके आपने वो वाली चीज़ निकाल ली और वो जज के आगे आपने रख दी कि देखो जी हाई कोर्ट ने तो ये कहा, आप इससे तो दूर जा ही नहीं सकते, तो फिर उनको छोटी कोर्ट है उनको मानना पड़ता है कि जब हाई कोर्ट ने ऐसे कहा हुआ है तो हम कैसे जाती कर देते हैं। तो इसलिए जिनका बड़े वकील होते हैं या बहुत अच्छे वकील होते हैं, जनरली उनको जेल में बहुत कम रहना पड़ता है। अब एक और शख्स की चर्चा करूंगा। आपकी तो मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से नहीं हुई होगी? नहीं, लॉरेंस बिश्नोई पहले रहे थे जेल अच्छा, में। तो कैसा उसका माइंडसेट रहा है लॉरेंस बिश्नोई का? देखिए, जो भी गैंगस्टर होते हैं इनका माइंडसेट तो बहुत तेज होता है, क्यों नहीं तो अपना गैंग चलाना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। जैसे आप बाहर हैं, प्रोफेशनल हैं, आप अपना टीवी स्टूडियो चला रहे हैं, तो जो आपका जो इंचार्ज होगा, CEO होगा, उसकी एक लियाकत होगी कि इतने स्टाफ को उसने मैनेज किया हुआ है, तो उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी तो होंगी। ऐसी गैंगस्टर का होता है, वो इतना बड़ा अपना गैंग चला रहा है तो उसमें कोई क्वालिटी तो होंगी कि जिसकी वजह से वो गैंग चला रहा है, नहीं तो उसके जो नीचे वाले क्रिमिनल हैं उसको उठा के उसका तख्ता पलट कर दें। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई बहुत रिलैक्स, कूल एंड काम दिखता है जब भी दिखता है। ये हर एक की अपनी क्वालिटी होती है। देखिए, हर एक इंसान टू इंसान क्वालिटी होती है। मेरी क्वालिटी कुछ होंगी, आपकी कुछ होंगी, किसी और की कभी कुछ 1-to-1 हुआ आपका उससे? हाँ, मेरा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई से हुआ। तो जेल में तो जहाँ तक मैंने उसको देखा था तिहाड़ में, तो तिहाड़ में तो काफ़ी अपने डिसिप्लिन उसमें रहता था, काफ़ी डिसिप्लिन में रहता था। कभी उसने कोई ऐसा वायलेशन वगैरह नहीं किया था। अच्छा, वो क्यों नहीं चाहता बाहर निकलना, या उसका केस बाहर आरोप में ही अभी तक अंदर इतने साल? देखिए, क्या होता है कि ये प्रिजनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब अपनी बेल करवाता है। ये लोग अपनी बेल तब करवाते हैं जब इनको लगता होता है कि जब अपोजिट पार्टी जो है, कि भगवान ने एक ऐसी सृष्टि बनाई है, जो एक किसी को पावरफुल बनाया तो उसका बराबर ही अपोनेंट उसका बनाया है। अगर एक खूंखार है तो एक सवा खूंखार होगा जो उसका दुश्मन होगा। तो ये लोग देखते हैं कि अगर आप बाहर जाएंगे तो जो दूसरा जो गैंग है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो उनको मार मुर सकता है। तो इसलिए ये अपनी बेल वगैरह नहीं करवाते,
और ये उस अपने जेल के अंदर ही रहते हैं। और जब इनको लगता है कि दूसरा गैंग भी जेल में आ गया है या दूसरा गैंग अब इतना पावरफुल नहीं रहा, तब ये बाहर निकलते हैं। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आते जाते हैं। एक अपहरण कांड हुआ आपके तिहाड़ जेलर बनने से पहले तिहाड़ के 26 अगस्त 1978 रंगा और बिल्ला ने किया। फिर 28 अगस्त को दोनों बच्चों की लाश मिली। फिर 7 अप्रैल 1979 को दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और फिर आपके कार्यकाल में शायद 31 जनवरी 1982 को फांसी दी गई तिहाड़ में। फिर भी कहा गया कि रंगा फांसी देते वक्त जिंदा बच गया था, ऐसा हुआ था? देखिए क्या होता है कि जब आप फांसी देते हो, इसका प्रोसीजर ये है कि जब किसी को फांसी पे लटका दिया तो 2 घंटे के बाद जो है डॉक्टर जो होता है, जेल का डॉक्टर, वो जाके सर्टिफाई करता है कि जान निकली कि नहीं निकली। तो रंगा बिल्ला के केस में रंगा बिल्ला की तो जान निकल गई थी 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने किया, पर रंगा के केस में कहा कि अब इसकी जान नहीं निकली है। तो उसके केस में फिर उसका जो है टांग खींच के उसको मारा गया। तो आप कह सकते हैं कि जज ने आपको कहा है कि हैंग टिल डेथ, मतलब उसको हैंग रहेगा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। तो आप अगर उसको वैसे भी अगर टांग ना भी खींचते हुए उसको अगर लटकाए रखते तब भी उसने मर जाना था। तो मरना तो था ही उसने। तो कभी ऐसा नहीं होता कि जल्लाद को बोलें कैसे खींचा कैसे नहीं खींचा? नहीं, उसमें देखो कि एक ही पहले हमारे टाइम पे एक ही वो होती थी कि बंदा की जान निकल जानी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी सेफ गार्ड्स कर दी है। अब उन्होंने कह दिया है कि इवन जो ब्लैक वारंट आप इनके लिए इशू करवाओगे उसकी कॉपी भी आप इसको मुलजिम को दोगे और फिर उसकी मुलाकात जो है ज़रूर करवाओगे। हमारे टाइम पे इतना ज़रूरी नहीं होता था कि मुलाकात करवानी, तो आखिरी मुलाकात है उसकी वो करवाएंगे, उसको पूरी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। और फिर एक और बात कही है कि जब मर जाए तो उसकी लाश का पोस्टमार्टम होगा। तो पोस्टमार्टम में इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम कर रखा है ताकि आपने जो कानून के हिसाब से उसको आपने लटकाया है तो आपने कानून के हिसाब से लटकाया, उससे ये पता लग जाएगा। खूंखार थे दोनों जेल में भी रंगा बिल्ला? नहीं, देखें जो बाहर खूंखार होते हैं जरूरी नहीं कि जेल में भी खूंखार होंगे। जनरली मैंने देखा है कि उनका जेल में जो है जो कंडक्ट होता है अच्छा होता है। और जेल में वैसे भी देखें क्या होता है, जो जेलर होता है जेलर होस्ट होता है और जो प्रिजनर होते हैं वो गेस्ट होते हैं। तो आपने अपने गेस्ट को जैसे रखना होता है, आप कोशिश होती है कि आपका गेस्ट जो है एक सुखपूर्वक आपके घर में रहे। तो आप विश्वास करिए हमारा भी यही होता है कि जो भी हमारे प्रिजनर हैं, ये ज़रूर है कि आपने हाई सिक्योरिटी वाले प्रिजनर उनको अलग रखना है, जो दूसरे हैं उनको अलग रखना है, ताकि जो कैजुअल प्रिजनर है वो हार्डन प्रिजनर ना बन जाए उनके साथ लग के। तो आपने अलग सेग्रीगेशन उनको रखना होता है। पर मेन जो होता है कि जब वो जेल में होता है, अगर उसका कंडक्ट ठीक है तो आप उसको ऐसे रखते हैं बिल्कुल जैसे एक आपका परिवार होता है। आप वैसे भी जेलर को माई बाप कहते हैं। ये जो क्रिमिनल होते हैं, क्या ये जेल जाने के बाद ये नहीं सोचने लगते कि अच्छा व्यवहार करेंगे तो मामला अच्छे से सेट हो जाएगा? अच्छे से सेट हो जाएगा मतलब सेट या तो मतलब सेट मतलब कि निकल सकूंगा बाहर अच्छे व्यवहार के दम पे? बिल्कुल अगर इनका व्यवहार अगर ठीक होता है तो आप देखें कि 1 साल में 4 महीने तक इनको रेमिशन मिल सकती है। तो मतलब 8 महीने मतलब जहाँ 1 साल की अगर कैद अगर उनको हुई है तो खाली 8 महीने काटनी पड़ेगी, 4 महीने की रेमिशन हो जाएगी, जो कि गुड कंडक्ट और उस पर वर्क के ऊपर उनको मिल जाएगी। अच्छा, एक बहुत प्रचलित बात है कि जेल में 24 घंटे को 2 दिन में जोड़ते हैं, 12 घंटा इधर 12 घंटा उधर। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। फिल्मों में खूब दिखाया गया। नहीं वो गलत एक्चुअली फिल्मों में तो बहुत गलत दिखाते हैं। उसमें दिखाते हैं जो कैदी होते हैं बड़ी बड़ी मूंछों वाले होते हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। ये गलत चित्रण होता है जो ये बॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं। आप जेल में विजिट करेंगे तो बिल्कुल जैसे आप और हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, ऐसे ही वो लोग सब बात कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे हैं, खेल रहे हैं। बिल्कुल एक आपको लगेगा प्ले स्कूल जैसे होता है, उस तरीके का वातावरण होता है। 7 साल की जेल होगी तो पूरा 7 साल, वो 3.5 साल नहीं होगा? नहीं, 7 साल की अगर कैद हुई है तो उसमें क्या है कि उसको आप 1/3 सजा तक जो है आप उसको मैक्सिमम आप उसको रेमिशन दे सकते हो। 7 साल का मतलब ये 84 महीने। मैं ये समझना चाह रहा था, दिन रात तो नहीं जोड़ा जाता ना? नहीं दिन रात नहीं जोड़ा 24 घंटा जाता। मतलब एक दिन। जैसे आपने 7 साल की बात कही है, 7 साल में अगर उसका कंडक्ट वगैरह ठीक रहता है तो 7 साल का मतलब 84 महीने हो गए।
84 महीने का मतलब ये है कि आपको 21 महीने की आपको सज़ा में माफ़ी मिल जाएगी। और अगर आपका कंडक्ट बहुत अच्छा है तो आपको 28 महीने तक की भी माफ़ी मिल सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर जो प्रिजनर होते हैं, जो बाहर बहुत तगड़े तगड़े बदमाश होते हैं, जेल में वो आपको आराम से बड़े डिसिप्लिन से आपको जी हजूरी करते हुए दिख जाएंगे। 31 अक्टूबर 1984 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। 6 जनवरी 1989 को सतवंत सिंह को फांसी दी गई। उसकी फांसी की क्या कहानी थी? नहीं, बस फांसी जब दी गई तो फांसी में तो उसको गिल्ट था इंदिरा गांधी को मारने का? गिल्ट तो आप नहीं कह सकते। उनका ये था कि क्योंकि जो इंटेलिजेंस की खबरें आई थी वो ये थी कि अपने आप को नुकसान कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, तो इसलिए उनको जो पूरा सिक्योरिटी में जो है रखा गया था। हैंडकप्स वगैरह यूज़ किए थे, फेटर्स यूज़ किए थे, ताकि ना तो किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए, ना इनको अपना वो पहुँचे। मैं गिल्ट वाली ऐसी बात तो मुझे नहीं लगती कि कोई गिल्ट वगैरह था। उसको मतलब ये नहीं था कि इंदिरा गांधी को मार दिया, गिल्ट है मुझे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट, हो सकता है गलत हो ये। अब एक और जिस पे आपने कई जगह बातें कह दी, उस पर तमाम लोगों ने विवाद भी खड़ा कर दिया कि एक जेलर को एक आतंकवादी के लिए ऐसे भावुक क्यों होना था। अफजल गुरु, जिसने पार्लियामेंट पर 2001 में हमले के मुख्य मास्टरमाइंड था, क्या हुआ था अफजल गुरु में? ऐसा क्या था? देखिए, मैंने आपको बताया किसी में कुछ नहीं होता। जो आपका रिलेशनशिप होता है वो होता है एक होस्ट और गेस्ट वाला। एक आपका गेस्ट है, अगर वो उसने आपको कोई ऐसी बात कही है कि देखें, जनरली क्या होता है, जिसको भी डेथ सेंटेंस होती है, जब डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन होता है, जनरली बड़े टेंशन में होते हैं, रोते हुए होते हैं, बस यही कह रहे होते हैं उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। जनरली जो है वो मतलब डिनाइल मोड में रहते हैं। ये बंदा मैंने पहला देखा था जिसने कि जिसको पता था कि कुछ एक देर में जो है ये लटकने जा रहे हैं, इन्होंने गाना गाया। क्या गाना गाया? वो था इसका, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। तो वो गाना गाया, तो हम सब ने मिलके साथ उनके गाया। तो अब हमारे लिए जो है वो ये नहीं कि अब हम किसी को जो है टेररिस्ट है तो हम टेररिस्ट नहीं समझ रहे। हम तो समझते हैं एक हमारे परिवार का एक वो है, क्योंकि आपको माई बाप कहते हैं। आप एज ए जेलर जो है माई बाप हो। आप उसको टेररिस्ट नहीं समझ रहे, आप एक आम इंसान समझते हो कि आप एक आम इंसान जा रहा है। तो जो टेररिस्ट समझना है वो तो कोर्ट का काम है उसको डिक्लेयर करना, टेररिस्ट है या नहीं है, वो तो उनका है। पर हमारे लिए, जैसे मैंने बताया आपको, गेस्ट और होस्ट वाली रिलेशनशिप होती है। तो उसी में था, थोड़ा सा मैं भावुक हो गया। तो वो गाना मैंने जब देखा तो थोड़ा सा वो सुन के भावुक। अफजल गुरु से कभी कोई ऐसी बातचीत हुई हो जो आज तक आपने ना बताई? नहीं, अफजल गुरु से जो बात हुई थी, ज़्यादातर पहले, उससे पहले लीगल एड के लिए इनको चाहिए था, तब मैं इनके पास पहले मिला था कई बार। इनको लीगल एड के एडवोकेट वगैरह चाहिए थे, तो इनको दिलवाए थे। और कुछ किताबों के लिए इन्होंने कहा था। मेन होता है सुप्रीम जेल और प्रिजनर के बीच में होता है। तो हम हेडक्वार्टर्स जाते थे, मैं क्योंकि लीगल एड वगैरह का मैं इंचार्ज होता था, जो उसमें कोऑर्डिनेशन जो होता था तो मैं करता था। तो उसमें लीगल एड के वकील के बारे में इसने कहा था, तो उसमें तब जाके कुछ बात हो जाती थी इनसे। अच्छा, क्या ये सच है कि अफजल गुरु की फांसी इस देश के तमाम बड़े नेता रुकवाना चाहते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। क्योंकि मुझे याद है कि जेल के आगे जो है कई पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रदर्शन करती रहती थी कि इनको फांसी दो। अच्छा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट कातिल है जो आज नारे लगते हैं? ना, ये तो देखो बिल्कुल ही बेहुदा नारा है। बेहुदा नारा है कि तेरे कातिल जिंदा है। मतलब नेचुरली वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको कातिल घोषित किया था, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। बड़ा बेहुदा नारा है, जो कि ऐसा बेहुदा नारा जो है एक डेमोक्रेसी में लगना नहीं चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अफजल को जब फांसी दी गई तो डरा सहमा था, रोया था? नहीं। मैंने आपको बताया उसने गाना गाया था, फांसी से दिन से पहले उसने गाना गाया था। ठीक है। इसी देश की राजधानी में निर्भया कांड हुआ और उसके आरोपियों को लेकर जो आक्रोश पूरे देश में रहा,
उस आक्रोश के मैं वो फांसी पे बात करूँगा, राम सिंह की बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर आप माइनर हैं तो क्या आप रेप कर सकते हैं? आपको इस देश के कानून में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है कि भाई माइनर हो इसलिए कम आपको सज़ा होगी? अब देखिए ना, मैं ये तो आप रेप की बात कर रहे हो, आप मर्डर देखो, अगर माइनर मर्डर भी कर दे तो आपको तीन साल आपको जेल में, वो जो इनकी बच्चों की जेल होती है ऑब्जर्वेशन होम है, तो उसमें आपको 3 साल जो है उसमें रहना है, तो उसके बाद आप बाहर हैं। क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि जुवेनाइल के साथ जस्टिस होनी चाहिए। खासकर जो जुवेनाइल किसको कहते हैं, जो जिसकी 18 साल से उम्र कम है, तो वो जुवेनाइल होता है। तो ये बात दूसरी है कि कई जुवेनाइल इतने तेज होते हैं, वो तो एडल्ट से भी ज़्यादा, जैसे आपने निर्भया का नाम लिया है कि जो वो एडल्ट से भी ज़्यादा क्राइम करने में तेज होते हैं। तो अब इस पे भी देखें, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। पहले जो जुवेनाइल होता था उसको चिल्ड्रन कहते थे। पहले इसकी एज होती थी 14 साल। उसके बाद फिर क्योंकि इंटरनेशनल लॉ वगैरह होते हैं उसमें, ये हमारी गवर्नमेंट भी उनके हिसाब से चलती है, फिर उन्होंने इसकी उम्र बढ़ा के 16 साल कर दी। उन्होंने कर दिया कि मेल के केस में जो है 16 साल और फीमेल के केस में 18 साल। फिर दोबारा इसमें अमेंडमेंट किया, फिर दोनों की 18 साल कर दी। तो मेरे हिसाब से जो है ना, अगर आप मेरी राय लें, मेरी राय ये है कि 18 साल जो है बहुत ज़्यादा एज है। क्योंकि 18 साल का मतलब ये है कि एक आदमी कॉलेज में पहुंच गया। हम जैसे थे, हम 18 साल में कॉलेज में पहुंच गए थे। 18 साल में आज की 40 साल पहले जाएंगे तो बाप बन जाते थे लोग। बाप बन जाते थे। तो 18 साल का मतलब ये हम कॉलेज में चले गए। तो उसमें देखो, इतनी तो आपको पता होता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं और नहीं करनी चाहिए, इतना पता होता है। 18 साल में जब आप कॉलेज पहुंच गए या फर्स्ट या सेकंड ईयर में आप पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से जो है इन्होंने जो 18 साल इंटरनेशनल कोविनेंट होते हैं जिससे इन्होंने ये एज वगैरह बढ़ाई है, मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको एज को 14 साल ही रखना चाहिए। 14 साल रखना चाहिए। और 18 साल अब तो खैर सरकार का कानून है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, राम सिंह को मार डाला था कैदियों ने वहीं मिलकर, या फिर वाकई में उसने सुसाइड कर लिया? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक्चुअली मैंने जब देखा था, क्योंकि राम सिंह को मैं मिला था जिस दिन जेल में आया था, तो उसकी एक हाथ में रोड डली हुई थी, उसकी इवन हाथ सीधा नहीं कर पाता था वो। और दूसरा जो उसने सुसाइड किया था, कोई 10 फीट ऊपर जो है वो ग्रिल लगी थी, उससे उसने लटक के किया था। तो मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ में जो है इतनी ताकत थी, इतनी वो कि ऊपर तक वो चढ़ सकता था। और फिर उसके साथ 3 बंदे और रखे हुए थे। जिस सेल में उसको रखा हुआ था, सेल का इतना ही साइज होता होगा जितना ये है, उसमें 3 बंदे और थे। और एक आदमी बाहर निकल के ग्रिल के साथ लटक रहा है और 3 आदमी जो साथ हैं उनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद अल्टीमेट तो तब हुआ जब उसकी विसरा रिपोर्ट आई, तो उसमें वो था कि उसके अल्कोहल निकली थी उसके विसरा से। तो उससे मुझे लगा कि इसको मारा गया है, इसने सुसाइड नहीं किया। ये मेरा ओपिनियन था, मैंने किताब में लिख दिया था। अच्छा, जेल में संभव है क्राइम करवाना? नहीं, सुसाइड करना या किसी का क्राइम करवाना एक दूसरे से कभी? हाँ, मुझे तो ये लग रहा था कि उसको, जो उसके साथ के 3 लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ के जो है लटका दिया था। पहले शराब वगैरह पिलाई और फिर लटका दिया ऊपर। अच्छा, ये जो निर्भया के दरिंदे थे, इनका क्या मानसिकता थी इनकी? कभी इन्होंने गिल्ट किया जब आपकी बातचीत हुई, क्या गलत हो गया उस दिन? नहीं, जो इसके दरिंदे थे, मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहला निर्भया केस अगर आप कहेंगे ना, तो रंगा बिल्ला वाला था। हाँ, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था। मैंने पब्लिक आक्रोश जितना निर्भया में देखा, इससे ज़्यादा मैंने देखा था जब रंगा बिल्ला में था। जब प्राइम मिनिस्टर जो है, इनके फादर के घर पे, यहाँ डिफेंस इसमें रहते थे ये अर्जन विहार में, मतलब प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के इनके घर पे गए थे। इतना इसका ब्रूटल वो किलिंग थी। तो इनसे जो है, जब निर्भया वाले आए थे तो मैंने बातचीत वगैरह की थी इनसे, तो पक्की बात है इन्होंने किया था। वो तो सब चीज़ कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया कि इन्होंने किया था। पर उनका एक चीज़ कॉमन थी, वो जिस जगह रहते थे, रविदास कॉलोनी थी कोई,
तो जो मेरे को इन्होंने बताया, कहने लगे सर हमारे यहाँ जो है झुग्गी झोपड़ी में क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो मुझे उसकी बात पे विश्वास भी हो रहा था कि झुग्गी झोपड़ी में आप देखते हैं कि बहुत सेक्स वगैरह बड़ा ओपन होता है कुछ। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ तो बड़ी कॉमन थी, हमने ये नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा ये सीरियस हो जाएगा हमारे से। और फिर वो कह रहे थे कि बच्चा जो था वो जो 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 जुवेनाइल था उसने ज़्यादा किया। ठीक है, अब आते हैं आपके कार्यकाल के सबसे फेवरेट टॉपिक पे, चार्ल्स शोभराज। कैसा था ये? वाकई में करिश्माई था? हाँ बिल्कुल करिश्माई था। और आप देखें कि चार्ल्स शोभराज का जो रिफॉर्म्स में इतना बड़ा हाथ था उसका। आप देखें उस टाइम पे 1980, 81, 82, 83, 85 तक बहुत सारी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जो चार्ल्स शोभराज के नाम से या सुनील बत्रा के नाम से या प्रेम शंकर शुक्ला के नाम से या राकेश कौशिक के नाम से वो है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में आप रिफॉर्म्स करो, जेलों में आप योगा की क्लासें लगाओ, मेडिटेशन की क्लासें लगाओ, जेलों में सेशन जज जो है विजिट करें हर महीने के और अपनी वो दें। तो आप देखें वहीं से हमने जो है जो 85-86 में उन्होंने कहा था जो रिफॉर्म्स जिसको हम आज कहते हैं या रिहेबिलिटेशन जो कहते हैं वहीं से हमने ली है। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था कि आप अंदर कीर्तन करवाओ, इन बाहर से एनजीओ को लाओ जो आके कीर्तन करें, तो वो कीर्तन आज करने के लिए आते हैं। तो चार्ल्स शोभराज मतलब कैसे, कभी आप जब बातचीत की तो बिकनी और लेडी किलर कैसे हो गया ये? वो नहीं बाहर कैसे लड़कियों को मौका? जैसे मैंने आपको बताया कि एक आदमी बाहर कुछ भी हो पर जेल में आके उसका रोल जो है रिवर्सल हो जाता है। जेल में उसको आपको कंडक्ट अपना मेंटेन करना पड़ता है और हर एक कैदी को काम करना पड़ता है। जैसे मेरा आप देखेंगे मैंने जैसे लीगल एड वगैरह स्टार्ट की थी वहाँ पे, तो उसमें ये वॉलंटियर हुआ, इसने कहा मैं लाइब्रेरी वगैरह जो है इसकी बना देता हूँ। इसने लाइब्रेरी वगैरह बड़ी अच्छी बना दी थी, लीगल लॉ लाइब्रेरी। उसके अलावा और भी कहती थे, कैप्टन राठौर थे, गुरदीप बग्गा थे, तो ये आए, ये आके टाइपिंग का काम करते थे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिजनर्स पूरा सहयोग करते हैं जेल को चलाने में। तो ऐसे इसने हमारे पेटिशन वगैरह, आप प्रिजनर्स की पेटिशन वगैरह बनानी हो तो शोभराज से आपने बनाओ तो फटाफट उस पर रिलीफ मिल जाएगी, क्योंकि उसको सारे एटिकेट्स पता थे कि क्या लिखेंगे पेटिशन में जिससे कि रिलीफ मिल जाएगी। इसलिए आपको विश्वास नहीं होगा कि अब लीगल एड सेल सब जगह खुली हुई हैं। अब जो प्रिजनर हैं उनको सरकारी वकील के ऊपर इतना विश्वास नहीं होता, उनको जो प्रिजनर्स जो अंदर पेटिशनें बनाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है और वो इन्हीं से पेटिशनें बनाना ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप देखेंगे अगर एक हफ्ते में अगर 30 पेटिशनें बनती हैं तो सरकारी वकील के लिए जो लीगल एड सेल है उनसे उससे जाके 8 या 10 बनती होंगी, 20 पेटिशनें जो है वो प्रिजनर लिख के भेजते हैं। अच्छा, तिहाड़ में चार्ल्स शोभराज का कोई अफेयर शुरू हुआ? अफेयर कैसे? मतलब किसी महिला कैदी से मुलाकात हुई हो कभी उसकी? अब तो चार्ल्स शोभराज है ही नहीं। अब नहीं, तो उस वक्त उसको क्या होता था कि वो महिलाओं का काफ़ी वो होता था, महिलाएं उसकी बड़ी प्रशंसक होती थी, बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े वकील होते थे, प्रोफेसर होते थे, डॉक्टर होते थे जो कि इसको मिलने आते थे वहाँ पे जेल पे। और तब इसकी बी क्लास होती थी, तो बी क्लास में जैसे हम आपस में बैठे बातें कर रहे हैं ऐसे करके बातें करते थे। तो इसको बिकनी किलर तो कहते ही थे क्योंकि इसने जो ज़्यादा क्राइम किए हैं औरतों के खिलाफ किए हैं। ये क्या करता था कि वहाँ पे गोवा वगैरह में फीमेल जो ये अपनी फॉरेनर्स जो आती थी उनसे दोस्ती करता था, दोस्ती करके उनको लूट लेता था या कई बार रेप भी कर देता था। और कई बार वहाँ पे मतलब उसको रेप का लूटने के अगर उसको लगता है कि वो रजिस्ट कर रही है तो ये मर्डर भी कर देता था। तो इसलिए इसको बिकनी किलर कहते थे। अच्छा, तिहाड़ में कहा जाता है ये रूल करता था, लेकिन इस हिसाब से वो भागा फिर क्यों? मुझे जो लगता है, देखिए जो मुझे लगता है कि ये हर एक चीज़ को ना पब्लिसिटी सेंसेशन क्रिएट करने का बड़ा ये वो था। इसको हमेशा होता था कि अपनी पब्लिसिटी चाहिए। जब ये जेल पे भी होता था तो ये क्या करता था कि प्रेस वालों को जो है 500 रुपये देता था, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट होते हैं
जब ये कोर्ट में जाता था, कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग्स हुई, तो वो इसको ताकि सब अखबारों में सर्कुलेट करते रहे, ताकि इसको लगता था कि इसका नाम जो है आता रहे अखबारों में। तो जो इसने एस्केप किया है, क्योंकि इसने अपनी एक कहानी भी लिखी है कि इसने दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेल थी वहाँ से भी इसने जो है एस्केप किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है इसका ज़्यादा ये अब एक चाहता था, पब्लिक अटेंशन चाहता था, उसकी वजह से ज़्यादा किया, या थाईलैंड में इसको शायद भेजने का चल रहा था तो ये नहीं चाहता था थाईलैंड वगैरह जाए, तो उसके लिए। पर मेन ये मुझे लगता है ये आपको शॉकिंग लगा जब ये भागा तो? हाँ, मुझे लगता है ये अटेंशन सीकर ज़्यादा था। जब शौक तो नेचुरली लगना, पूरी इंस्टीट्यूशन को जो है जब दाग लगाया इसने, तो नेचुरली मुझे भी शौक लगना था। जब तिहाड़ आया, उसको यहाँ फांसी हुई, तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट थी। आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से फांसी उसको दे दी गई? हाँ, ये मेरा सोचना था कि नहीं, उसके वकील भी कहते हैं कि जो कोर्ट ने इंडोर्स ही नहीं किया था, फांसी कैसे दे दी गई? नहीं, कोर्ट से तो ब्लैक वारंट, बिना ब्लैक वारंट के तो फांसी नहीं दे सकते। बाकी मुझे लगता है कि क्योंकि जब एक हमारे डिप्लोमेट थे उनको मारा था, यूके में मारा था, तो इनको ये था कि आइंदा भी ऐसे ना हो कि इसको छुड़वाने के लिए किसी भी डिप्लोमेट को मारें, किसी को किडनैप कर लें, तो ये ना हो। तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे खतरनाक आदमी को रखने से अच्छा है इसको जो फांसी दी जाए, तो इसलिए उसको फांसी दी गई। मैंने बाकी किताब में लिखा हुआ है कि शायद उस टाइम पे मैंने अखबारों में ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट की थिंकिंग थी कि इसको यूज़ किया जाए कश्मीर में शांति लाने के लिए। तो पर जब ये आपके डिप्लोमेट को ही कोई किडनैप करके वो कर रहा है, तो फिर उसी में इसको फांसी दी गई। शेर सिंह राणा भी था? नहीं, शेर सिंह राणा का अलग स्टोरी है। शेर सिंह क्या स्टोरी थी? नहीं, शेर सिंह राणा तो देखें आप, क्या है कि वो पूनम देवी के मर्डर के केस में आया था, तो उसने जो है वो एक कोई नकली पुलिस वाला बन के आया जो उसकी कस्टडी ले गया कि इसको बाहर की कोर्ट में जो है पेश करना है। हमारे यहाँ होता क्या था कि कई लोग जिनके ऊपर कई सारे केस चल रहे होते थे, तो पुलिस बाहर की स्टेट से आती थी। जब ये भागा तो उसके बाद से फिर हमने रूल वगैरह चेंज किए, उसमें ये करा दिया कि दिल्ली पुलिस ही जो है लेके जाएगी बाहर जो लेके जाना है। तो उन दिनों में क्या होता था कि जो बाहर से पुलिस आती थी, कई बार किनके वो नहीं यूनिफॉर्म ठीक तरीके से नहीं पहनी होती थी, आइडेंटिटी कार्ड बहुतों के पास नहीं होते थे, जिससे कि बहुत चीज़ें मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तो उसी लूप होल का इसने फ़ायदा उठाया। उसी लूप होल में इसके नकली पुलिस वाले बन के आए और आके उन्होंने कहा कि ऐसे उसकी कस्टडी लेने आया, तो कोई कस्टडी जेल में कस्टडी लेने के लिए अंदर आ गया। तो जेलर ने जो भी था उसने सोचा कि बिल्कुल ठीक कस्टडी लेने आया, तो बाद में पता लगा जब असली पुलिस वाले आए तब पता लगा कि ये नकली पुलिस वाले। फिल्मी खेल हो गया। फिल्मी खेल। अच्छा, जब 4 में भागा, 6 में फिर पकड़ा गया, जब मुलाकात हुई पूछा आपने कुछ? हाँ, जब इससे पूछा था तो तब ये पॉलिटिशियन वाली बातें ज़्यादा कर रहा था। ये अपने आप को राजपूत का गौरव और राजपूतों का ये लीडरशिप लेना चाहता था ये पॉलिटिक्स में, तो वो वाली बातें ज़्यादा कर रहा था। अच्छा, सबसे खूंखार कैदी आपने कोई ऐसा देखा, चाहे महिला हो पुरुष हो, या महिला कोई? टाइम टू टाइम जो है कोई ना कोई खूंखार रहता ही है। कार्यकाल में आपको कौन सा लगा कि जो वो देखे जैसे आपने देखा है, अब जो जेल तोड़ के भाग गया चार्ल्स सोबराज जैसे बंदे थे, या फूलन देवी का जो शेर सिंह राणा हो गया, नीरज भवानी हो गए, दूसरे हो गए, सारे खूंखार हैं। महिलाओं में भी एक डमडम होती थी, राज रानी होती थी, बहुत पुरानी बड़ी खूंखार होती थी। ये लोग जो है शराब। मासूम कैदी ऐसा दिखा आपको कभी? मासूम भी होते हैं, तो टाइम टू टाइम ऐसा होता है, मासूम भी होते हैं, खूंखार भी होते हैं। अच्छा, आपने तो लंबा वक्त उस सरकार में बिताया जो कांग्रेस थी, फिर 14 के बाद 2 साल आप इस वाली सत्ता में रहे। दोनों सरकारों में फर्क कुछ दिखा? नहीं, देखिए जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो तो सरकार के उससे चलता है। आपको फंड्स वगैरह जो है वो आपको मिलने चाहिए, फंड्स वगैरह आपको मिलते हैं, तो उसी से जेल चलती है। तो मेन होता है चलाने वाले तो जो IPS अफसर होता है, डायरेक्टर जनरल प्रिजन होता है, उसने चलानी होती है। तो कोई खास आप इतना नहीं कह सकते। अच्छा, तरह तरह के कैदी आए, आपने कभी कुछ क्या पढ़ने की कोशिश की इन कैदियों के चेहरे से, बात से, हाव भाव से? देखिए, हमारे लिए जो भी कैदी आता है, अगर हमें पुलिस ने बताया होता है कि ये खतरनाक है, खूंखार है, तो सबसे पहले तो हम उनको अलग रखते हैं।
उनको आम कैदियों के साथ नहीं रखते ताकि आम कैदियों के ऊपर उसका जो है कोई बुरा असर ना पड़े। और फिर हमारी जो सुधारने की जो प्रणाली है वो ये है कि मेडिटेशन वगैरह से, मेडिटेशन, योगा, स्पोर्ट्स, इससे हम सुधारने की कोशिश करते हैं। कितने कैदी सुधार के वापस भेज दिए होंगे? हज़ारों की तादाद में होंगे, हज़ारों की तादाद में होंगे। दिल्ली में आप देखें जो रेसिडिविज्म रेट है, अगर कई जगह ऐसे होते हैं रेसिडिविज्म 35%, 40% तक होती है। मतलब रेसिडिविज्म रेट मतलब कि कैदी जेल से और ज़्यादा खतरनाक बन के निकल रहे हैं। तो दिल्ली में मेरे ख्याल इतनी नहीं है, तो इसका मतलब सुधार वगैरह का असर तो होता है। आप पे कभी कोई कैदी ने हमला करने की कोशिश की या पुलिस वालों पर? धमकी आई थी मेरे पास, छोटा शकील की धमकी आई थी कि मैं उसको, छोटा राजन को जेल में आके मार दूंगा, तेरे को भी देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पर ये अगर आप नौकरी कर रहे हो तो रोज की बात है, रोज आपको धमकी मिलती रहती है। अगर आप डर गए तो वो जीत जाएगा। कहते हैं ना, डर गए तो मर गए। डर गए तो मर गए। अगर आप डर गए और कोई ऐसी धमकी याद हो छोटा शकील के अलावा? छोटा नहीं, धमकियां तो टाइम टू टाइम मिलती रहती थी। किसी राजनेता की तरफ से कोई धमकी? देखिए क्या होता था कि जहाँ पे आप थोड़े रिलैक्स हो गए ना, आपने उनको जो मांग रहे हैं आपने दे दिया, तो उसमें और कैदी भी भाप जाते हैं कि ये जो है जो ये मांग रहे हैं इनको दे दे, क्योंकि ये डर रहे हैं। जैसे अभी आपने अगर ये सीरीज़ देखी होगी तो उसमें त्यागी गैंग और ये चीज़ दिखाई हुई है। तो अगर आप इनके आगे डर गए तो ये आपके घर भी पहुंच जाएंगे, आपके घर में आपके आके, कई केसों में ऐसा हुआ है कि इन्होंने सुप्रीटेंडेंट को मार दिया या उसके फैमिली के अंदर घर में घुस गए, उनको डराया धमकाया। ऐसे केस मैंने कई देखे हैं। दूसरा पार्ट आएगा वेब सीरीज का? देखो आपकी दुआएं रही तो आएगा। आखिरी के 3 सवाल। जिस तरीके से आखिरी इच्छा पूछते हैं, वाकई में फांसी के पहले? नहीं, आखिरी इच्छा का ये ना गलत कंसेप्शन है। आखिरी इच्छा जो होती है, क्योंकि आखिरी इच्छा कोई पूछोगे जिस बंदे को बोल दिया कि मुझे रिहा कर दो, वो तो ये कहेगा मुझे रिहा कर दो। आप जिसको पता है कि मैं कुछ एक घंटों में लटकने जा रहा हूँ, ये थोड़ी कहेगा कि मेरे को चिकन चाहिए या पनीर की सब्जी चाहिए, कुछ और चाहिए। ये आखिरी इच्छा का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, आप किसके नाम पे करना चाहते हो, आप ये बता दो। मुख्तार अंसारी के बारे में थोड़ा बता दिए चलते चलते। मुख्तार अंसारी देखें जेल पे था तो बहुत टेरर था इसका। इनफैक्ट एक बार तो इसने जेल सुप्रीटेंडेंट को इतनी धमकी दे दी कि उसको, जेल सुप्रीटेंडेंट को इसने कहा कि बता तेरी लाश जो है किसको देनी है, यहाँ तक। तो वो जो सुप्रीटेंडेंट जेल था, वो फिर मैं तब डीजी के कमरे में बैठा था, तो वो सुप्रीटेंडेंट जेल जो है वहाँ पे आया, कहने का सर मैं तो उस जेल में अब काम करने नहीं जाऊँगा, मेरे को ऐसे ऐसे मुख्तार अंसारी ने कहा। तो इसका बहुत टेरर होता था। जो ऐसे टेररिस्ट होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जेल स्टाफ जो हमारा निडर होता है वो तो अपना काम करते हैं, ज़्यादातर होते हैं जो इनके प्रेशर में आ जाते हैं और इनके बिहाफ पे जो है किसी को धमकी देनी है, किसी को मोबाइल वगैरह पहुंचाना है या कुछ करना है, तो वो करते हैं। तो इसलिए ये लोग कामयाब हो जाते हैं जेल में, अपनी सत्ता चलाने के लिए ये कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आपने इतना बताया तो फिर जिक्र करना यहाँ पर वाजिब हो जाता है। आरोप लगे कि जब मौत हुई जेल में कि इसको जहर दे के धीरे धीरे मारा गया। योगी आदित्यनाथ से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मरना था ही, मर गया। देखें क्या है कि रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए। अगर जेल में जहर दे के मारा गया तो मैं ये आरोप लगे। हाँ, ये आरोप लगे तो नहीं हुआ। पर अगर किया भी अगर ऐसा है तो किसी ने गलत किया है। क्योंकि जब आप रक्षक हो तो रक्षक को भक्षक नहीं होना चाहिए, और रक्षक की जिम्मेवारियां होती हैं। आप अपनी जिम्मेवारी से हट रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। आपका कभी 1-to-1 हुआ मुख्तार से? मुख्तार से कई बार हुआ है। आपको कैसे, आपसे ट्रीट किया? नहीं, ठीक था, क्योंकि मैं वैसे तो आप बड़े अधिकारी रहे होंगे कि जेलर साहब तो शांत रहता होगा। जेल नंबर 4 में भी मैं गया हूँ कई बार। तो लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीटेंडेंट जेल को इसने कहा था तेरे को मार देंगे, बता तेरी बॉडी किसको देनी है। तो इस तरीके की बातें होती थी, दुख होता था इससे। तो चलिए, आप लोग तो आखिरी इच्छा नहीं पूछते, लेकिन मैं जेलर साहब से आखिरी इच्छा पूछ रहा हूँ इंटरव्यू में क्या कुछ है संदेश के साथ। नहीं, जो आपने पूछा सब अच्छा पूछा है। तो अगर कुछ जो भी पूछेंगे मेरा तो जवाब देना फर्ज है। तो मैं चाहता हूँ कि एक संदेश आप देश के नाम। देखिए, संदेश तो यही है कि भगवान ने जो भी जिसके लिए जो लिखा है, मतलब भगवान की सत्ता के ऊपर विश्वास करो। भगवान की सत्ता जो है
अगर आप भगवान की सत्ता पे विश्वास करोगे, ईमानदारी से रहोगे और किसी का बुरा नहीं सोचोगे, तो आपके साथ, आप मान के चलो, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। आप हमारे उसमें बल्कि ये है जो मेरा जो हमारे घर के जो हमारे संस्कार थे, हमारे घर में 2 संस्कार बड़े थे। एक तो ये था कि आपने झूठ नहीं बोलना, उनको होता झूठ बोलेंगे तो घर में मार पड़ेगी। दूसरा हमारा संस्कार, आर्य समाजी, आपने शायद नाम सुना होगा, तो दूसरा ये था कि आपने दूसरे का भला करना है, अपने भले से आपने संतुष्ट नहीं होना, दूसरों के भले में अपनी भलाई समझनी है। ये 2 संस्कार मुझे सारी उम्र अभी तक ये मेरे अंदर रम रम में बसे हुए हैं। तो मैंने देखा है कि मैंने जब किसी के भलाई के लिए सोचता हूँ, तो मैं किसी के लिए 5 पैसे की भलाई के लिए सोचता हूँ, मेरा जो है 60 पैसे की भलाई, मतलब 12 गुना ज़्यादा हो जाता है। और अगर मैं सच बोलूँगा तो नेचुरल में गलत काम नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने सच बोल रही है, गलत काम करूँगा, मैं कहूँगा मैंने गलत काम किया है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अपने पास रखते हो, सच बोलते हो और अपने दूसरे की भला का सोचते हो, भगवान आपके भला का एक ऊपर, या तो आप भगवान को मानो ना, अगर भगवान को आप मानते हो तो भगवान ऊपर है। आप विश्वास करना, मतलब अगर आप ईमानदार रहोगे, सच बोलोगे, भगवान आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। बिल्कुल वही हुआ आपके साथ। आप इतने खूंखार कैदियों के बीच में रहे, फिर भी सुरक्षित रहे। तभी आपने मुझे संदेश देने के लिए कहा, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से संदेश दे रहा हूँ कि जो भी आपका बुरा सोचेगा ना, आप देखोगे उसका बुरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक्स जेलर सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने बाकायदा बहुत बातें बताई, बहुत किस्से बताए। लेकिन आपसे वादा है कि अभी ये बातचीत यहाँ खत्म नहीं हो रही है, अगले एपिसोड भी आएंगे और तमाम बातचीत होती रहेगी। नमस्कार, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू जी।